नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये सर्वविदित है कि 18 अगस्त को आपका पेपर होने जा रहा है, तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो आज से मात्र आपके 28 दिन शेष रह गए हैं। तो दोस्तों, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, अब दिन रात एक कर दीजिए। समय बहुत ही कम है, कहें समय बहुत बलवान होता है। अगर इस समय का आपने सदुपयोग नहीं करा तो आने वाले समय आपको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब परिश्रम करने के समय में मौज मस्ती करी, तो जिसमें मौज मस्ती का समय आएगा वहाँ पर परिश्रम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप खुद इतना समझदार हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो इस मॉक टेस्ट को मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, तो इससे आपका समूल्यांकन होता रहेगा कि आप कितना टाइम करे हो क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज की कड़ी का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना होता है, या फिर दूसरा आपके छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना होता है, या छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना होता है, या फिर चौथा आप देख पा रहे होंगे छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसमें से कौन सा प्रश्न सही हो सकता है? जो भी बच्चे ऑनलाइन जिसे देख रहे हैं अभी इस चैनल को, तो प्लीज आंसर देते हुए चलेगा, जिससे कि स्वमूल्यांकन होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस प्रश्न का सही उत्तर दूं, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, आपने दे दिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन 2 क्या है, छात्रों की चिंतन शक्ति का क्या करना चाहिए, विकास करना क्या होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है। सबसे अच्छी शिक्षण विधि किसे माना जाता है? बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है, व्याख्यान व सुलेख लेखन, या फिर संगोष्ठी परियोजना, या संगोष्ठी सुलेख लेखन, या फिर सुलेखन, या फिर कहें एक दंत काय। तो इनमें से कौन सा वो सबसे अच्छी विधि है? 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों बता सकते हैं। जिसने भी आंसर दे दिया होगा, जो बच्चा आंसर दे रहा है, तो उसको लेके चलिए, मिलाते हुए चलिए। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दूसरे का अगर हम बात करें, तो वो आपका क्या है, ये कह रहा है संगोष्ठी एवं परियोजना क्या है, सबसे अच्छी ये विधि मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो ये क्या कह रहा है कि अध्यापक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है, क्योंकि जो अध्यापक है जो सहायक सामग्री का जो प्रयोग करता है वो क्यों करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, या फिर कहें इससे शिक्षण कार्य छात्रों को बोध स्तर का बनाता है, या फिर कहें जो तीसरा इससे छात्रों का ध्यान आकर्षण होता है, या फिर कहें चौथा इसका उपयोग करना चाहता है। ठीक है, वह इसका उपयोग करना चाहता है। कौन? शिक्षक इसका उपयोग करना चाहता है, कहने का मतलब यह है। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन 3 का। चलिए आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 का जो आंसर है, इससे क्या होता है, इससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है। यह देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है, शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर है? तो ये आपको बताना है। देखिए इसमें दिया है शिक्षक की योग्यता पर, या शिक्षक का जो व्यक्तित्व है उस पर, या कहें शिक्षक का हस्तलेख, या फिर शिक्षक का विषय बोध। तो शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने ऑप्शन आपके सामने रख दें, बताइए। यहाँ पर प्रश्न गलत भी हो जाए कोई फर्क नहीं है, इसमें ये मत सोचिए कि मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं। अगर किसी बच्चे के प्रश्न गलत भी होते हैं, परीक्षा हॉल में आपके प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, वहाँ पर सटीक आंसर होने चाहिए। ठीक है, बताइए चौथे का क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसके अगर मैं कहूँ शिक्षण का जो प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है, कि जो शिक्षक है शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है, कि शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है, क्या वो अपने विषय का महारत हासिल है उसे, नहीं है कि वो बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पा रहा है, उसकी व्याख्या कर पा रहा है, क्या बच्चे उसके पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है शिक्षक की योग्यता, कि शिक्षक किस प्रकार की योग्यता रखता है। ठीक है,
अब बात करेंगे 5वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होगे बच्चों, ये कह रहा है निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। हम क्या करें, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है पूछा है। ये कह रहा है वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता या अशब्द का जो प्रयोग होता है उनका प्रयोग नहीं, या फिर विश्वसनीयता। तो बता सकते हैं 5वें का उत्तर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो 5वें का अगर हम आंसर दें तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की क्या है विशेषता ये नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आपको बताना है, मैंने आपके आंसर रख दिए हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, जो भी बच्चा से देख रहे हैं जल्दी फटाक से आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए आंसर दो, जितने भी बच्चे हैं। बहुत से बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं देखने के बावजूद भी। ये समय का पहिया है साहब, कभी भी करवट बदल देगा, इतना ध्यान रखना। देखिए इसका जो की विशेषता नहीं है कह रहा है, तो उसकी जो विशेषता नहीं है वो क्या है, व्यक्तिनिष्ठता कि व्यक्तिनिष्ठता क्या है, एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करेंगे 6वें नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख पा रहे होगे, अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापक के लिए संयुक्त तंत्र में अस्थिरता के लक्षण हैं। ये पाचन क्रिया का बिगड़ना, विस्फोट व्यवहार है, या थकावट, या फिर चिंता। तो क्या हो सकती है, बता सकते हैं इसका। तो 6 का क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका विस्फोटक व्यवहार इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें नंबर के प्रश्न की। तो 7वें नंबर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये पाठ्यक्रम सिलेबस जो पाठ्यचर्या का जो परिविष्ट है, या फिर पाठ्यचर्या सभी जो शैक्षणिक संस्थानों में समान रहती हैं, या पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों सम्मिलित होती हैं, या फिर कहें पाठ्यचर्या में जो मूल्यांकन के ढंग सम्मिलित नहीं होते हैं। ये कहने का मतलब है 7वें का। तो दोस्तों इसका क्या सही हो सकता है। तो देखिए जो इसका जो सही उत्तर है, अनुमान मुझे लगता है सभी ने आंसर देते होगा। इसका जो सही उत्तर है वो आपके पाठ्यचर्या में क्या औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों सम्मिलित होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 8वें नंबर के प्रश्न। तो 8वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, एक सफल अध्यापक वह है जो डैश क्या है, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, या कहें फिर शांत और प्रतिक्रियाशील हो, या फिर सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, या फिर कहें निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो दोस्तों बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपके सामने अगर मैं रखूं, ठीक है, इसका ऑप्शन ए। देखिए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय क्या होना चाहिए शिक्षक को। जब शिक्षक अनुशासन के अंतर्गत रहेगा तब जाके जो विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं वो भी अनुशासन में रहेंगे, क्योंकि वो अपने गुरुओं को देखकर क्या करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। गुरु एक समाज का वो दर्पण होता है जिसमें जो बच्चा होता है वो उसमें अपना प्रतिबिंब देखता है। तो जिस प्रकार से गुरु करता है उसी प्रकार से वो भी उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। जब अगर गुरु अनुशासन प्रिय है तो उसके जो शिष्य हैं वो भी क्या होंगे, अनुशासन प्रिय को और संवेदनशील, किसी भी सब्जेक्ट को संवेदन गंभीरता से समझने वाला। तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। आप देख पा रहे होगे, ये कह रहा है 9वां निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतःक्रिया संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रम दर्शाता है। ये देखिए उमानिया यूनिवर्सिटी है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, या अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जिसे हम कहते हैं। तो ये या तो वो है। तो बता सकते हैं कौन सा है इसका सही उत्तर है। 90 का क्या सही उत्तर हो सकता है। देखिए दोस्तों 90 का हम पूछ रहा हूँ, 90 का क्या उत्तर हो सकता है इसका सही। तो जो 90 का जो सही उत्तर है वो आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इज ए राइट आंसर। अब बात करेंगे 10वें नंबर का प्रश्न। तो 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए कि निम्न में कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी
का जो ज्ञान होना चाहिए, या फिर बी आपका अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, या अभ्यर्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, या फिर विषय पर अधिकार। तो क्या हो सकता है? तो ये 10वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, एज ए राइट आंसर। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान। ठीक, अब बात करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ऑप्शन सी इसका जो है एज ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, इसको मिला लीजिए क्योंकि वो नीचे था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो इनको लेके चलिएगा और ये जो कोड दिए हैं तो इसका मैंने ये बता दिया है कि ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की है। ठीक है, यूजीसी है, NAAC या फिर NCET है, फिर या IGNOU इग्नो हम जिसे कहते हैं, तो या ये है। तो बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए जो प्रशिक्षण महाविद्यालयों की जो स्थापना की थी वो बेसिकली किसने की थी? तो वो की थी आपकी यूजीसी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि 12वें नंबर का प्रश्न है। तो 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है, जो अध्यापक है उसका प्रारंभिक कार्य क्या हो सकता है? ये क्या, जो विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, या फिर विद्यार्थियों के शारीरिक और स्तर को ऊंचा उठाना, या फिर जो तीसरा है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, या फिर विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। तो क्या हो सकता है 12वीं का? तो दोस्तों इसका जो सही 12वीं का जो सही उत्तर है ये आपका क्या है, जो विद्यार्थियों के जो सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो 13 नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? सूक्ष्म या माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है, क्यों है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अध्यापन या अभ्यास की तैयारी के दौरान, या अध्यापन अभ्यास के दौरान, या अध्यापन अभ्यास के बाद, या प्रत्येक समय। तो बता सकते हैं जो 13वां है, 13वें का क्या उत्तर हो सकता है सही? देखिए दोस्तों, 13वें का जो है माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें, सूक्ष्म अध्यापन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? अध्ययन अभ्यास के दौरान। ठीक है, ऑप्शन क्या है? दूसरा जी सही उत्तर है इसका। अब देख पा रहे होगे 14 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। 14 नंबर का ये प्रश्न है, जो बच्चे होते हैं वो अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं ये आपको बताना। एक आदर्शवादी ये दर्शन है, या फिर कहें या फिर विषय निष्ठ सुबोध शैली है, या अनुशासन है, या मनोरंजन। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो सबसे अधिक पसंद करते हैं वो विषय निष्ठ सुबोध शैली इसका क्या है? सही उत्तर है। तो ऐसे टीचरों को क्या करते हैं? बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 15 नंबर के प्रश्न का। तो 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। शिक्षक की जो सफलता है वो किस चीज पर निर्भर करती है आपको बताना है। अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, या फिर उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, या फिर उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रित और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, या उसका विषय पर अधिकार तथा जो विद्यार्थियों को नियंत्रण करने की क्षमता। तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? देखिए, जो स्वामी विवेकानंद के अनुसार अगर हम एक शिक्षक की सफलता जो निर्भर करती है, वो जो करती है दोस्तों वो क्या है? उस विषय पर अधिकार और साथ ही जो विद्यार्थियों को नियंत्रण करने की क्षमता। एक क्या होता है? एक सफल शिक्षक पर ये गुण उसके होने चाहिए। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? ठीक है, सबसे जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा उसको आप चॉइस करना है कि कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा। उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, या फिर एक स्नेही शिक्षक, या फिर एक अनुशासित शिक्षक, या फिर एक शिक्षक जो अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को खुश रखता है। 16वें नंबर का ये प्रश्न है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसका आंसर दे रहे होंगे। तो ऑप्शन क्या है इसका? चौथा, एक शिक्षक जो अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को क्या रखता है? खुश रखता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है क्या है? जो विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रतिक्रिया को आनंददायी बनाना, या फिर जो तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, जो चौथा है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, एक शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक चुनौती होती है तो वो होती है कि शिक्षण व सीखने की प्रतिक्रिया को आनंददायक बनाना। ये सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? शिक्षक को सामना करना पड़ता है। अब वहां पर 18 नंबर का प्रश्न है, आंसर देते हुए चलिएगा दोस्तों। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। मूल्य शिक्षण का जो तात्पर्य क्या है? तो यहां पर दिया है विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना, या दूसरा है विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, जो तीसरा है कि गुणों का विकास करना, जो चौथा है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। तो जो 18 नंबर का जो प्रश्न है उसका क्या उत्तर सही हो सकता है? बताओगे कोई? चलिए, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, जहां तक मुझे लगता है। नहीं किया तो वो आपकी सोच। ये चौथा है, जो व्यक्तित्व का जो बहुआयामी विकास ये होता है। ठीक है, अब बात करेंगे 19वें नंबर के प्रश्न की। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में नियंत्रित व्यवहार करे तो आप, ठीक है, जब कोई सामान्य जो विद्यार्थी है कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? विद्यार्थी को उसी जगह खड़ा और उसी समय खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, या फिर विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या फिर विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? बता सकते हैं? चलिए, अगर इस प्रकार से अगर कोई बच्चा करता है तो हम उसको क्या करेंगे? ऑप्शन दूसरा, कक्षा के से बाहर क्या है? बाहर विद्यार्थी से क्या करेंगे? बात करेंगे उस संबंध में जिस संबंध में वो इस प्रकार के अनियंत्रित कार्य कर रहा था, अनियंत्रित व्यवहार कर रहा था। तो उस संबंध में हम उससे क्या करेंगे? कक्षा के बाहर भी विद्यार्थी से अकेले में बात करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे 20वें नंबर का प्रश्न है कि अध्यापक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है बताना है आपको। ठीक है, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। वह महान समाज सुधारक होता है। वह महान देशभक्त होता है। तो क्या हो सकता है? जो क्या है? जो अध्यापक को मित्र, या मित्र भी कहते हैं, दार्शनिक के रूप में भी, मार्गदर्शक के रूप में भी उसको अभिव्यक्त किया गया, वो गौरवान्वित किया गया। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? 20वें नंबर का ये प्रश्न है। तो बताइए। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपके, वह छात्रों को मानवता के मूल्य को हस्तांतरण करता है। ठीक है, इसका एज ए राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 21वें नंबर का प्रश्न। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब बात कर रहे हैं कि अध्यापक असफल हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध है, या विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, या भाषाई दक्षता, या फिर छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। देखिए, मुझे लगता है अनुमान सभी बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। देखिए, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। देखिए, कोई भी अध्यापक है, जब कभी आप लोग भी अब जब अध्यापक बनोगे तो आपको जो सर्वप्रथम जो प्राथमिकता होनी चाहिए, आपको अपने विषय में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको कहीं पर भी कोई बच्चा अगर क्वेश्चन करता है तो आप इतने सक्षम होने चाहिए तो उसका उत्तर उसी समय दे सकते हैं। ये नहीं कि मैं उसका उत्तर कल दूंगा। तो आपके अपने विषय में क्या होता है, पूर्ण तरीके से आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने विषय में क्या होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे
यहाँ पर आप देख पा रहे हो 22वें नंबर का प्रश्न है कि अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पर दिए हैं, पहला है कि विषय का प्राधिकृत विद्वान, या फिर दूसरा है अपने ज्ञान और कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, या फिर तीसरा मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, या फिर छात्रों को मित्र बना के। तो बता सकते हैं इसमें क्या सही उत्तर हो सकता है इसका। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपके क्या है, अपने ज्ञान एवं कौशल से क्या होना, छात्रों को प्रभावित करके। ठीक है, अब बात करेंगे 23वें नंबर का प्रश्न है। यह कह रहा है कि शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक महान शक्तिशाली साधन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामाजिक रूपांतरण का, या व्यक्तिगत रूपांतरण का, या सांस्कृतिक रूपांतरण का, या उपरोक्त सभी का। तो बता सकते हैं कि जो 23 है, 23 का सही उत्तर क्या हो सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि सभी बच्चे आंसर देने में सक्षम होंगे इसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, चौथा एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब देख पा रहे होगे तो जो 24वें नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। छात्रों की आवश्यकता की अनावरण पूर्ति द्वारा, या फिर कक्षा में छात्रों के ये जो क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, छात्रों की आवश्यकता लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति क्या होता है, संवेदनशीलता द्वारा, या फिर शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वित द्वारा। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों। चलिए, जिसे भी इसका उत्तर आता है वो दीजिए। ठीक है, देखिए 24वें का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका तीसरा एज ए राइट आंसर है। इसमें छात्रों की आवश्यकता, लक्ष्य एवं क्या होते हैं, उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे 25वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि मौखिक निर्देशन क्या सिखाने में बहुत कम प्रभावी होते हैं। जो मौखिक निर्देशन होता है, ठीक है, वो कितने सिखाने में कितने, कह रहा है कि बहुत कम प्रभावी होता है। रुझान, कौशल, अभिवृत्ति या फिर संबंध। तो बता सकते हैं कि इस श्रृंखला का जो अंतिम प्रश्न है इसका क्या उत्तर हो सकता है सही। चलिए दोस्तों, बताइए जिसे भी आता है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो अभिवृत्ति, ये इसका क्या है, सही उत्तर है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने नंबर जोड़ लिए होंगे, कितने नंबर आप लोगों के आ रहे हो। तो अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे होगे, 20+ अगर आपका स्कोर है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, दिन रात एक कर दीजिए, समय बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।